नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके प्रोत्साहन से हम उनके लिए जो न्यायिक सेवा के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए अधिनियम एवं संहिता के प्रावधानों को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज हम एनआई एक्ट के प्रावधानों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लेटेस्ट एनआई एक्ट की किताब आप लीजिए, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि एनआई एक्ट का नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेगोशिएशन होता क्या है। अगर हम साधारण भाषा में या व्यापारिक भाषा में समझें तो नेगोशिएशन का मतलब है कि बातचीत करना, मोलभाव करना, और इसमें अगर किसी देनदारी के लिए कोई लिखित इंस्ट्रूमेंट लिख दिया जाता है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब हम इसको अधिनियम द्वारा नेगोशिएशन की परिभाषा जो धारा 14 में दी गई है उसके अनुसार समझते हैं कि जबकि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी व्यक्ति को ऐसे अंतरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक हो जाए, तब वह लिखत परक्रामित कर दी गई है, ये कहा जाता है। अब देखेंगे कि निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो इसके लिए आप धारा 13 देखिए कि परक्राम्य लिखत से या तो आदेशानुसार या वाहक को दे वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत है। अब वचन पत्र क्या होता है? तो धारा 4 में वचन पत्र परिभाषित है कि वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट ना होने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि, मतलब राशि उसमें निश्चित होगी, संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित होगा, आशर्त वचन होगा, मतलब उसमें कोई शर्त नहीं होगी। इसके दृष्टांत भी दिए गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि का, खा, गा, घा, ड़ा करके दृष्टांत है। नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि क्रमशः का और खा से अंकित लिखत वचन पत्र हैं और शेष जो हैं गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, ये वचन पत्र नहीं है। इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि का में लिखा है कि मैं खा को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत्त करने का वचन देता हूँ। ये जो वचन पत्र की डिफिनीशन धारा 4 में दी गई है उसकी सारी शर्तों को कंप्लीट करता है, इसलिए ये वचन पत्र है। खा को भी देखेंगे, वो भी सारी शर्तें पूरे करते, इसलिए वचन पत्र है। लेकिन आप गा में अगर देखेंगे, श्री खा मैं आपका 1000 रुपये का देनदार हूँ, इसमें कहीं ये नहीं आया कि हम उसको दे रहे हैं। फिर नीचे आप देखेंगे कि मैं खा को 500 रुपये और वे सब अन्य राशियां जो उसे शोध होंगी संदत्त करने का वचन देता हूं। कोई भी निश्चित राशि नहीं है, 500 रुपये और अन्य सब राशियां। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे नीचे के जो खंड दिए गए हैं वो वचन पत्र की परिभाषा को पूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए वो वचन पत्र नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रश्न बनता है कि वचन पत्र कहाँ डिफाइन है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और दृष्टांत से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए। अब आप देखेंगे कि विनिमय पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा धारा 5 में दी गई है कि विनिमय पत्र ऐसे लेखबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को, इसमें देखिए व्यक्ति निश्चित है, लेखबद्ध लिखित है, ये सब उसकी शर्तें हैं, ये पॉइंट्स हैं उसके, या निर्देश देने वाले उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित, यानी हस्ताक्षरित भी होगा, और आशर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे। अब आप देखेंगे कि इसमें आशर्त हो, हस्ताक्षरित हो, लिखित हो। अब नीचे इसके कुछ अपवाद ये हैं कि साशर्त भी हो सकता है, लेकिन कैसी शर्त होगी ये भी डिफाइन है आगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें कई प्रश्न बनते हैं। अब आगे देखेंगे आप, धारा 6 में चेक की परिभाषा दी गई है। तो हम समझ सकते हैं कि विनिमय पत्र, चेक और वचन पत्र होता क्या है। अब आप देखेंगे कि कैसे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से एनआई एक्ट को तैयार करें।
तो इसके लिए अगर आप किसी अधिनियम के चैप्टर्स एवं उसमें वर्णित विषय को सबसे पहले लिख लेते हो और चैप्टर के अनुसार धाराओं में वर्णित विषय को समझो तो आप और अच्छी तरह याद कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ धाराओं को पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं तो और भी बहुत अच्छा है। तो अब हम देखेंगे कि इस अधिनियम में 17 चैप्टर एवं 147 धारा हैं। अब हम परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के लिए चैप्टर वाइज अधिनियम को समझेंगे। जैसे अधिनियम के चैप्टर 1 में इसका नाम दिया हुआ है और दिया है कि ये कहाँ लागू होता है और किस पे नहीं लागू होता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रश्न बन सकता है कि इसका विस्तार कहाँ पे है और ये किस पे नहीं लागू होता। तो ये करेंसी, इंडियन पेपर करेंसी नोट है, उसकी धारा 21 है और कुछ प्रथाएं हैं तो उनके बारे में डिटेल है, तो आप इसको तैयार कर सकते हो। धारा 2 में कुछ नहीं है, निर्चित है, और धारा 3 भी है नहीं। अब धारा 3 में नीचे देखेंगे तो बैंकार की डिफिनीशन दी गई है। बैंकार क्या होता है? बैंकार के अंदर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाकघर, बचत बैंक है। तो प्रश्न बनता है कि ये किस में डिफाइन है। और धारा 4 वचन पत्र को हम समझ ही चुके हैं कि इसमें कई प्रश्न बनेंगे कि वो डिफाइन कहाँ है, उसकी डिफिनीशन कहाँ है, और दृष्टांत को भी पूछा जा सकता है कि वो वचन पत्र है कि नहीं, इसमें से अगर कोई दृष्टांत ले लिया गया। धारा 5 को हम पहले ही समझ चुके हैं। धारा 6 जिसमें चेक डिफाइन है कि एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकार पर लिखा गया है और उसकी मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है, और इसके अंतर्गत संक्षेपी चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक भी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि चेक कहाँ डिफाइन है और वो क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता या नहीं। फिर संक्षेपित चेक क्या है, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। अब देखेंगे आप धारा 7 से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेखीवाल क्या होता है, ऊपरवाल क्या है, जिक्रीवाल क्या है, प्रतिग्रहिता क्या है, आदानार्थ प्रतिग्रहिता क्या है, पाने वाला क्या है। तो इसके आप नोट्स बना लेंगे और ये कहाँ पर डिफाइन है, और एक छोटी सी डिफिनीशन दी गई, पूछा गया ये क्या है, लेखीवाल है या ऊपरवाल है या जिक्रीवाल के अंतर्गत कौन कौन आता है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। धारा 8 आप देखेंगे कि धारक कौन होता है। ये भी प्रश्न मेंस के लिए भी अच्छा है और प्री के लिए भी कि धारक कहाँ डिफाइन है। कि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध रकम और पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार हो, यानी जिसके पक्ष में वो जारी किया गया हो देनदारी के लिए कि आप इसको वसूल सकते हो। इसी प्रकार धारा 9 में सम्यक अनुक्रम धारक यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइन है। इसके अंतर्गत जैसे कोई चेक कंपनी के नाम है तो डायरेक्टर उस चेक को लगाएं तो वो उसके क्रम में जो है वो उसका धारक होगा। इसी तरीके से धारा 10 सम्यक अनुक्रम में भी संध्याय होते हैं कि जैसे ये कंपनी से ही रिलेटेड की कोई चेक जारी की गई है। धारा 11 अंतर्देशीय लिखित है कि भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर यानी पर लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अंतर्देशीय लिखित समझा जाएगा। कभी कभी परीक्षा से पूछा जाता है कि ये दिया गया कि ये लिखित है कि नहीं, अंतर्देशीय लिखित है कि नहीं। विदेशी लिखित, ऐसी कोई लिखित जो ऐसे लिखित रचित या देय रचित नहीं है। ये धारा 12 में इसकी डिफिनीशन दी गई है, तो आप इसको तैयार करेंगे। धारा 13 हम पहले ही समझ चुके हैं, धारा 14 भी समझ चुके हैं। धारा 15 पृष्ठांकन क्या होता है, इस पर कई बार प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इसको कि जबकि परक्राम लिखित का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा पराक्रमण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुख भाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम लिखित के रूप में पूर्त किए जाने वाले आश्रित स्टाम्प पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है, तब यह कहा जाता है कि वो उसे पृष्ठांकित करता है। ये मेंस के लिए भी है, डिफिनीशन पूछी जा सकती है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धारा 16, 17, 18। अब धारा 18 देखेंगे कि जहां रकम, अंकों और शब्दों में भिन्नता कथित तो उसके लिए क्या होगा। तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिसके संदर्भ किए जाने का वचन या आदेश दिया गया है। फिर धारा 19, 20 है।
इसमें धारा 20 में जैसे कि स्टाम्पित अधूरी लिखत क्या होती है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर धारा 21 है दर्शन पर, इसको आप देखेंगे कि कभी कभी प्रश्न आता है कि ये कहाँ डिफाइन है, कैसे डिफाइन है। धारा 22 परिपक्वता समय को बताता है कि वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शोध हो जाता है, यानी वो तारीख होती है जिस दिन से वो कि अब हम पाने के हकदार हो गए हैं, वो उसकी परिपक्वता डेट होती है। इसी को आगे चल के जो है डिफाइन किया है कि अनुग्रह दिवस हर वचन पत्र या विनिमय पत्र की जिसकी मांग पर, दर्शन पर या उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता उस तारीख के तीसरे दिन होती है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है। यानी जिसकी मांग पर दर्शन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, यानी कोई तारीख नहीं लिखी है, तब क्या होगा, इसके लिए जो है धारा 22 बताती है। अब धारा 23 कहती कि जो विनिमय पत्र या वचन पत्र तारीख या दर्शन से इतने मास के पश्चात देय हो तो उसकी परिपक्वता की गणना कब से करेंगे। तो इसमें से कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि जो इसके दृष्टांत दिए गए का, खा, गा, इनको आप बहुत ध्यान से समझें, उसके अनुसार ही कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। धारा 24 जो विनिमय पत्र वचन पत्र तारीख या दर्शन से इतने दिनों के पश्चात देय है, उसकी परिपक्वता की गणना कब से करेंगे, ये उसमें दिया है। इसको आप नोट कर लें उसमें से पॉइंट बना के। धारा 25 है जबकि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश का दिन हो तो वो कब माना जाएगा, तो जिस दिन छुट्टी होगी उसके अगले दिन को माना जाएगा, ये धारा 25 कह रही है। मित्रों, आज हमने 2 अध्याय समझे। आगे हम वीडियो में वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों के पक्षकार से संबंधित समझेंगे कि कौन इसको लिख सकता, कौन नहीं लिख सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी गवर्न होता है ये, जो संविदा करने के लिए सक्षम है वही ये जारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम अधिनियम में बचे हुए चैप्टर्स में वर्णित प्रावधानों को समझेंगे। मित्रों, अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो जो आपके पास जल्दी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।